Hi student, welcome to the Rank Factory again. Now, we are going to discuss third lecture of physical world chapter. The student who are watching first time this video can watch first and second lecture also, which link is given in the description, and you can subscribe the channel. Also press the bell icon for the notification of new video lectures. Now, start with the fundamental forces. Just here we are talking about fundamental force. It means the natural force which exists in the nature are categorized in few types. So there are four fundamental forces. एक तरीके के नेचुरल फोर्स हैं. पहला आप लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को. ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. थर्ड हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. एंड फोर्थ आपका जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स. देखिए यहां पे हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ कि पहले कौन सा मिला दूसरा कौन सा मिला, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बट आई एम talking the type of fundamental forces. So one is gravitational, another is electromagnetic, another one is strong nuclear force, and another one is weak nuclear force. So all these are four fundamental forces. Four fundamental forces. अच्छा, इस चैप्टर में जो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंस रखता है तो वो टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स. तो फंडामेंटल फोर्स का ये जो थर्ड लेक्चर है पूरा इसी पे है, ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी है. नाउ इन फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहले फोर्स को हम लोग लेते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने कुछ हद तक पढ़ा है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, फोर्स बिटवीन बॉडी इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ masses of bodies. मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है बॉडी के बीच में वो उनके मासेस के इंटरेक्शन की वजह से लग रहा है. सो इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी, 8th में भी पढ़ा होगा आपने न्यूटन के लॉ को. बट अब थोड़ा यहां पे फिर वही चीज मैं रिकॉल कर देता हूं आपके कॉन्सेप्ट को. सपोज दिस वन हैज मास m1 एंड दिस बॉडी हैज मास m2 एंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स आर टेकन एज स्मॉल r. इन दैट केस अकॉर्डिंग टू न्यूटन F इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर. ये होता है आपका, जहां पे कैपिटल G जो है एक तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है G इक्वल टू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये चीज तो आपको पता ही है ना. जो दोनों मासेस हैं हमारे पास m1 और m2,
ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स जो है वो फोर्स अट्रैक्शन का है। लेकिन ये फोर्स लगा कैसे? मतलब जब तक दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन किसी न किसी वजह से होगा, कुछ न कुछ होगा जो इनके बीच में इंटरेक्ट करा रहा है, तो वो इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो है वो एक हम इमेजिनरी पार्टिकल जिसका नाम हमने रखा ग्रेविटॉन, जो इनके बीच में क्या कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा, इससे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन, मतलब मास जो है m1 एंड m2, ये दोनों मासेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक दूसरे से इंटरेक्शन मासेस का इस्टेब्लिश कौन करा रहा है? एक इमेजिनरी पार्टिकल जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटॉन। ये पार्टिकल कौन सा? ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन एक इमेजिनरी पार्टिकल है जो इनके बीच में इस फोर्स को इस्टेब्लिश करवा रहा है, और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ना एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जो हम लोग यहां पे फोर्स की वैल्यू बता रहे हैं, दिस इज Gm1m2/r², एंड फोर्स ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है। क्या ये कभी रिपल्सिव भी हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ सकता है। तो रिपल्सिव होने का चांस एक ही है कि जब नेगेटिव मास की एग्जिस्टेंस हो। देखिए, बॉडी होने का मतलब क्या है? उसके पास मास होगा, फाइनाइट मास होगा। फाइनाइट मतलब 0 से ज्यादा मास, उस समय फोर्स अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी जो नेगेटिव मास की एग्जिस्टेंस रखती हो, अभी तक तो हम लोग को पता नहीं है, शायद आगे जाकर के वो पता लग जाए हमें, तो उस केस में हो सकता हो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है। तो ग्रेविटॉन आपका मीडिएटिंग पार्टिकल। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, it does not depends on the medium। मतलब मीडियम का मतलब यह है कि अगर दो बॉडी के बीच में कोई भी मीडियम आप रख देते हो तो वो कभी फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मीडियम पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फोर्स कहां से कहां तक के लिए वैलिड है। तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स होने का मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस जो ये फॉलो हो रहा, आर की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। मतलब दिस फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट्स मीन दो बॉडी के बीच में ये फोर्स जो है बहुत ज्यादा दूरी से भी लग सकता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बस एक लिख देता हूं कि अगर मैं बात करूं तो मून से अर्थ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसी के साथ सन से अर्थ के बीच में हो रहा है, और बाकी प्लैनेट्स का भी अर्थ से इंटरेक्शन हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते जा रहे हैं, सैटर्न वगैरह। तो इस केस में अगर बात करें हम लोग, तो यहां पे फोर्स एक लंबी दूरी तक के लिए अपना रेंज रखा हुआ है एक दूसरी बॉडी पे लगने के लिए। नाउ इसके आगे प्रोसीड करें हम लोग, तो ये जो हमारे नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। मतलब जितने भी आप जो फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं, जो हमारे नेचर के फोर्स हैं, वो 4 हैं आपके फंडामेंटल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। इन सभी चारों में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे कमजोर फोर्स है ना। अब इसमें थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर एग्जांपल तो आपको पता ही है कि प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी पर
आगे बात करें तो सैटेलाइट का मोशन जो है, सैटेलाइट्स मोशन जो है उसको गवर्न कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार और गैलेक्सी भी किससे कंट्रोल होता है? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी, ये भी आपका एक तरीके से कहा जाए तो फंडामेंटल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। नाउ forces became dominating, ये जो फोर्स है वो डोमिनेटिंग होगा if any body has larger mass। देखिए इसमें आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है। अगर बात करें तो जो कैपिटल जी आपका है, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 की वैल्यू रखता है अपने पास। तो उसमें जो कांस्टेंट उसका है वो बहुत ही स्मॉल है। तो कांस्टेंट स्मॉल होने की वजह से ये फोर्स जो है वो बहुत स्मॉलर है, इतना स्मॉलर है कि इसको हम क्या बोलते हैं? वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर बोलते हैं। नाउ वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर आपका तो ये है ही, लेकिन अब इसका इफेक्ट जो है वो तभी नजर आएगा हमको जब एक बॉडी जो है उसका मास बहुत ही ज्यादा हो। जैसे बात करें कि कोई छोटा सा ब्लॉक अगर है तो उसको जब रिलीज करते तो अर्थ पे गिरता है। अर्थ पे गिरने का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। अर्थ पे गिरने का मतलब है कि उसके ऊपर क्या लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो वो कहां गिरा? अर्थ पे गिरा। तो यहां पे अर्थ का मास क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो कम से कम एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए या दोनों बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो, तब जाकर के ग्रेविटेशनल फोर्स अपना इफेक्ट दिखा पाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसकी वजह से होता है? चार्जेज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की जा रही है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, एक मैग्नेटिक चार्ज भी हम लोग बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। तो जनरल तौर पे अगर मैग्नेटिक चार्ज की मैं बात करूं तो ये आप समझिए कि एक आपका जो मैग्नेट है उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज है उसके ऊपर। नाउ अब यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो चीजें आपको मिली हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक दो चीजें हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट इसमें है तो इसको हम लेंगे इलेक्ट्रिक का पार्ट, इसको इलेक्ट्रिक बोल दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक जो है ये पार्ट जब चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज आर एट रेस्ट एंड आल्सो ये आपका मोशन में भी होता है इलेक्ट्रिक पार्ट, बट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका रेस्ट में लेकर के हम स्टडी करते हैं कंप्लीटली। अब मैग्नेटिक आपको तभी दिखेगा जब चार्ज क्या हो जाए? मोशन में हो जाए। चार्जेस आर इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट्स मीन चार्ज को रेस्ट में रख करके स्टडी करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक पार्ट हमारे पास दो तरीके से आएगा, एक तो रेस्ट में होगा चार्ज और एक मोशन में होने के बाद भी हम उसको देखते हैं। लेकिन मैग्नेटिक वाला तभी होगा जब चार्ज मूव कर रहा होगा। नाउ
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में अब देखिए दो चार्ज हमारे पास हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लेके चलते हैं। दो चार्ज हमारे पास हैं Q1 एंड Q2 वैल्यू के, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है। तो कूलाम में इसके लिए लॉ दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और K को हम लोग यहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मतलब फोर्स का वैल्यू कूलाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए दिया हुआ, मतलब चार्ज दोनों रेस्ट में हो और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा तब के लिए। तो इसकी वैल्यू जो है कि दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। कूलाम मतलब C हो गया यहां पे। अब देखिए यहां पे जो K है, अब जनरल तौर पे हम बात करें K की, तो ये K डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। K इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। नाउ अब यहां पे K की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जो है हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में है क्या क्या चीजें। तो जो भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हमेशा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Intermolecular forces are electromagnetic force. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके जितने भी हो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स are electromagnetic in nature. जितने भी कांटेक्ट फोर्स आपके हैं वो सभी क्या है? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है। अब इसमें आप ये समझिए कि जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो कौन कौन से, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। जैसे हो गया आपका टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन इन स्प्रिंग हो गया आपका। नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स। ये एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये क्या है? एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नाउ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स between two protons is 10 to the power 36 times of gravitational force between them. मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर दो प्रोटॉन के बीच में आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम ग्रेटर है। नाउ अब बात करते हैं
मीडिएटिंग पार्टिकल इसमें क्या है? देखिए, चार्जेज की वजह से फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन वो इस्टेब्लिश कौन करा रहा है? ये दो चार्ज हमारे पास हो गए, Q1 एंड Q2। इनके बीच में एक तरीके से मीडिएटिंग के तौर पे जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपका है फोटोन। देखिए, फोटोन तो एक पार्टिकल हमने ले लिया है, क्वांटा ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने बोला था ग्रेविटॉन। तो ग्रेविटॉन एक इमेजिनरी पार्टिकल है, लेकिन फोटोन के बारे में हम बोलते हैं कि फोटोन ये है एनर्जी का पैकेट। तो यहां पे मेडिएटिंग पार्टिकल कौन है? यहां पे फोटोन है। मेडिएटिंग पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोटोन। और इसका रेंज क्या है? तो ये भी एक लार्ज रेंज फोर्स है, लार्ज रेंज फोर्स। मतलब अगर बात करें कि ये कहां से कहां तक के लिए एप्लीकेबल है, तो ये एक लार्जर दूरी के लिए एप्लीकेबल फोर्स है। अच्छा, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इसके पास दोनों नेचर होते हैं, लेकिन मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो उसमें केवल अट्रैक्टिव नेचर होता है। नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस पूरे नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, ये फोर्स कहां पे होता है? ये फोर्स एक्ट कर रहा होता न्यूक्लियॉन्स में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स acts between nucleons inside न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे करके होते हैं हमारे पास। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला है। ठीक है, अब यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगना है, मतलब ये चार्ज पे इंडिपेंडेंट है। देखिए, इसके बारे में कैसे पता है हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब दो प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है एंड अपोजिट या अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन्स रिपेल्स ईच अदर। प्रोटॉन्स रिपेल each other. So a strong force
known as strong nuclear force acts inside nucleus to bound them, which is known as strong nuclear force. देखिए, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी जो रेंज है अगर बात करें तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स, और इसका जो रेंज है वो 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब 1 फर्मी का होता है। और ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। मतलब यहां पे चार्जेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे जो मेडिएटिंग पार्टिकल है वो पाई मेसॉन, पाई मेसॉन यहां पे क्या है, मेडिएटिंग पार्टिकल। किसके लिए, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है ये, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कोई नहीं है। और ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। इसके पहले जो दोनों लॉ थे ग्रेविटेशनल और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो क्या कर रहे थे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब आर स्क्वायर से डिवाइड करने पे फॉलो कर रहा था, लेकिन इट डज नॉट ओपन इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब 1/r स्क्वायर की जो हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल और उसकी बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो वहां फॉर्मूला में क्या था, 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाने पे इनवर्स स्क्वायर के उस पे चलता था, इनवर्स पे चलता था स्क्वायर के डिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी में। तो नाउ यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता। और ये जो है अपने पड़ोस के पार्टिकल के बीच में, ऐसा नहीं कि एक जो है वो सबके ऊपर लगाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन नियर पार्टिकल, नियर पार्टिकल मतलब एक्ट्स between neighbor, एंड इसमें इंटरेक्शन किसका हो रहा है, जिस तरीके से चार्ज और मास का हो रहा था, यहां पे इंटरेक्शन हो रहा है क्वार्क का क्वार्क के साथ। यहां पे क्वार्क और क्वार्क का इंटरेक्शन है। अच्छा, ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स के तौर पे है। बाकी हम बात करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसी लाइन को फॉलो करेगा जिसपे दोनों चार्ज आपके हैं, इसी लाइन को फॉलो करके या तो इधर की तरफ लगेगा या फिर हो सकता है इधर की तरफ लगे, लेकिन लाइन यही होगी जो दोनों के सेंटर को मिलाएगा। तो ये एक तरीके की सेंट्रल फोर्स है। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरीके का क्या है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। तो ये भी क्या है, सेंट्रल फोर्स। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जाए कि ये सेंट्रल फोर्स है कि नहीं है, क्योंकि ये नेबर के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो
वो पार्टिकल बहुत ही स्मॉल है, तो आप नहीं बोल सकते सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, नाउ अब आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स पे। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट, ये एक जो है बहुत ही स्मॉलर रेंज का फोर्स है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से भी कम है। इसका रेंज है 10 टू द पावर -16 मीटर का, मतलब 1/10 टाइम ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रेंज की बात हो रही है। जैसे बात करें, एक न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा, तब ये मिलेगा आपको, यहां से एक प्रोटॉन आपका बना, प्लस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं था, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होना चाहिए। तो -1 और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है, एंड प्लस का एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ना अब बताते हैं यहां पे वीक फोर्स जो है, वीक फोर्स इज 10 टू द पावर -13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसका मेडिएटिंग पार्टिकल जो है वो है बोसॉन। मेडिएटिंग पार्टिकल क्या है? बोसॉन। अब सबके बीच के फाइनल हम लोग लिखते हैं कंपेयर करके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे ज्यादा हो गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे ज्यादा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उससे ज्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मेडिएटिंग पार्टिकल बोसॉन, इसका मेडिएटिंग पार्टिकल ग्रेविटॉन, इसमें मेडिएटिंग पार्टिकल फोटॉन और इसमें है आपका पाई मेसॉन। रेंज की बात करें 10 टू द पावर -16 ग्रेविटेशनल के लिए, जो आपका यहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वहां पे आपका जो है इनफाइनाइट, और यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी आपका इनफाइनाइट, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आपका 10 टू द पावर -15 मीटर। अच्छा, यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो है, यहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहां पे हम लोग इसको हटा देते हैं। यहां पे है आपका बोसॉन और यहां पे है ग्रेविटॉन। ये इनफाइनाइट रेंज का है और ये 10 टू द पावर -16 मीटर की रेंज का है। ये 10 टू द पावर -39 टाइम होगा, ये 10 टू द पावर -13 टाइम होगा, ये 10 टू द पावर -2 टाइम और ये 10 के पावर 1 पे। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 के पावर -2 पे है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 के पावर -13 पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स -39 पे है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट फंडामेंटल फोर्सेस। तो इनको इस तरीके से आप टेकल कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये कंपैरिजन याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके बाद कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर कौन सा है? वीक न्यूक्लियर, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप वीडियो को देखिए, पूरा इसको रिमेंबर कर लीजिए, और फिर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, कभी पूछा जाता है, जनरल तौर पे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको इन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर ही पूछेगा। थैंक यू।